दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शानदार और दिमाग को घुमा देने वाली सीरीज जो आजकल हो रही सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इस सीरीज के कुल 2 सीजन्स हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फर्स्ट सीजन के पहले पार्ट की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। कल हम इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे और परसों सेकेंड सीजन भी आपके सामने होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि पहला सीजन देखते ही आप खुद कह उठेंगे, भाई जल्दी से दूसरा सीजन भी डाल दो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मजेदार और थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से और हमें पता चलता है कि इन चारों की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सभी अच्छी दोस्त बनी हुई हैं। ये चारों हर महीने के लास्ट रविवार को घर के काम धंधे से थोड़ा सा समय निकालकर एक साथ बैठकर गपशप करती हैं और पूरे महीने की जमा की गई गॉसिप्स को इस 4th संडे में एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं कि कौन किसके साथ अफेयर में पड़ गया है, किसके पति ने किसे चीट किया, किसकी शादी टूट गई। इन सभी बातों में ही इनका समय बीत जाता है। आज भी महीने के आखिरी संडे को सभी मिलते हैं, लेकिन इस बार 3 दोस्त तो उस कैफे में पहुंच जाती हैं जहां वो हमेशा मिलती थी। लेकिन इनकी चौथी दोस्त को आने में थोड़ी देर हो रही थी, इसलिए वो तीनों सेल्फी लेने लगती हैं। इतने में वो चौथी दोस्त भी आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी हालत देखकर वो सभी समझ जाती हैं कि जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो चेहरा इतना बुझा हुआ सा नहीं होता। इस चौथी दोस्त का नाम चंद्रिमा होता है और उसकी इस उदासी के पीछे का कारण उसका पति तीर्थ होता है। दरअसल पिछली रात उन दोनों की एनिवर्सरी थी और चंद्रिमा ने उसे गिफ्ट के रूप में प्रेगनेंसी की खबर दी थी, लेकिन खबर सुनकर खुश होने के बजाय तीर्थ गुस्सा हो गया और बच्चे को गिराने की बात बोलने लगा, क्योंकि वो कभी भी ये बच्चा नहीं चाहता था। तीर्थ को देखने से लगता ही नहीं था कि वो चंद्रिमा से प्यार करता है या उसके साथ फ्यूचर बिताना चाहता है। और फिलहाल ये खबर सुनने के बाद तो तीर्थ का सिर और भी गर्म हो जाता है और वो चंद्रिमा को डिवोर्स देने तक की बात बोल देता है। उसकी इस बात से चंद्रिमा समझ जाती है कि तीर्थ जरूर किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया है, जिसकी वजह से अब वो चंद्रिमा को डिवोर्स देने की बोल रहा है। इस सब से चंद्रिमा बहुत टूट गई थी और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने दोस्तों का सामना करे, क्योंकि इतने दिनों से वो दूसरों के बारे में ऐसी बातें करते थे, लेकिन आज उसकी ही शादी टूटने की कगार पर है। ये कभी उसने सोचा ही नहीं था। हमेशा दूसरों के रिश्तों के बारे में चर्चा करने वाली चंद्रिमा आज खुद ही चर्चा का विषय बन गई थी। उसके दोस्त भी नहीं सोच सकते थे कि आज की गपशप चंद्रिमा को लेकर ही करनी पड़ेगी। खैर जो भी हो, आखिरकार ये सब दोस्त ही हैं, इसलिए चंद्रिमा इन्हें पूरी बात खुलकर बताती है और तीर्थ के अफेयर की बात सुनकर वो सब सदमे में आ जाती हैं और चंद्रिमा को समझाने की कोशिश करती हैं। तभी उनमें से एक यानी अरात्रिका को फोन आता है। फोन रिसीव करने के लिए वो वहाँ से उठकर बाहर जाती है। अरात्रिका के पति का नाम अनिल होता है। इनकी मैरिड लाइफ अब तक अच्छी चल रही थी। उसी को फोन करके अरात्रिका कहती है कि ऐसा कुछ न कुछ तो होना ही था, क्योंकि दिन भर शॉपिंग करके घूमते रहने से पति कहाँ क्या कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। अनिल को वो ये भी बताती है कि आज की शाम बर्बाद हो गई, लेकिन क्या करें, चंद्रिमा को संभालकर घर पहुंचने में थोड़ी देर होगी। इसी बीच विशाखा अरात्रिका को बाहर बुलाने आती है, क्योंकि चंद्रिमा अंदर रो रही थी। यहाँ दीति चंद्रिमा को समझाने की कोशिश करती है कि अब रोने से क्या फायदा, अब तो ये सोचना चाहिए कि कैसे तीर्थ के सिर से इस अफेयर का भूत उतारा जाए। लेकिन चंद्रिमा गुस्से में दीति पर ही चिल्ला उठती है और कहती है कि अब जान गई हूँ तो अभी तो रोऊंगी। ये बात दीति को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि अपने पति को तो संभाल कर नहीं रख सकी, इसलिए वो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। फिर दीति वहाँ से उठकर वॉशरूम जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दीति और चंद्रिमा क्लास 1 से ही दोस्त हैं। वो एक ही स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ दीति को लगता है कि चंद्रिमा पूरी सच्चाई नहीं बता रही, क्योंकि स्कूल में जब वो एक साथ पढ़ते थे तो चंद्रिमा ऐसे बिहेव करती थी जैसे वो टाटा बिरला की बेटी हो। लेकिन एक दिन दीति उसके घर नोट्स देने गई तो देखा कि उसके घर की हालत बहुत खराब है। छोटा सा एक कमरा, ईंट के ऊपर रखा बिस्तर और उसके नीचे बर्तन भांडे और ना जाने क्या क्या। अब अमीर पति के मिलने के बाद इतना घमंड में चूर हो गई कि तीर्थ शायद तंग आ गया होगा और इसलिए अब चंद्रिमा से छुटकारा चाहता होगा। और बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल गर्लफ्रेंड सब कुछ चंद्रिमा की बनाई गई कहानी है। दीति, विशाखा, अरात्रिका ये तीनों चंद्रिमा की दोस्त होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति में जहां उन्हें चंद्रिमा को सपोर्ट करना चाहिए था, उल्टा वो चंद्रिमा को इन सब चीजों के लिए दोष देने लगती हैं। उनके अनुसार चंद्रिमा अपने पति को पकड़कर नहीं रख सकी। तब विशाखा कहती है कि जरूर कोई गैप बन गया था, जिसकी वजह से ही कोई बाहरी लड़की उनके रिश्ते के बीच में आ सकी। वरना विशाखा और ध्रुव की शादी तो चंद्रिमा की शादी से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन आज तक उनके बीच कोई नहीं आ सका।
विशाखा और ध्रुव की शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब तक ध्रुव किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। ये बात विशाखा गर्व से चंद्रिमा को बताती है। ये सुनकर चंद्रिमा कहती है कि ध्रुव बेसिक टाइप का आदमी है, दिन भर सिर्फ हिसाब किताब में लगा रहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च ज्यादा हो रहा है, कहाँ एक्स्ट्रा इनकम करनी है, इन सब में बिजी रहता है। क्योंकि पति जितना बेसिक होगा उतना इधर उधर मन कम जाएगा। और विशाखा चाहे तो ध्रुव को और अलग बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर अरात्रिका चंद्रिमा को कहती है कि सिर्फ खा खाकर मोटी होने या पति के पैसों से महंगे कपड़े खरीदने के बजाय जिम या योगा करके अपने आप को फिट रख सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो करती है, तो शायद तीर्थ उसके हाथ से ना जाता। ये बात सुनकर चंद्रिमा हंस पड़ती है और तब तक दीति वॉशरूम से आ जाती है। चंद्रिमा उन सबको कहती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ब्यूटी पार्लर, योगा या जिम से कोई लेना देना नहीं है। मौका मिले तो सारे मर्द एक ही जैसे हैं और बाकी लोगों के पति को वो मौका नहीं मिला, क्योंकि दीति, विशाखा या अरात्रिका ने अपने अपने पतियों का गला कसकर दबा रखा है और चंद्रिमा ने तीर्थ को आजादी दी थी, जिसका गलत फायदा उठाकर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गया। ये सुनकर दीति कहती है कि मेरा सुमित मौका मिलने पर भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो ट्रेडिशन मानने वाले एक भले घर का लड़का है। कम से कम उसकी फैमिली में ये सब डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें नहीं होती। सुमित हमेशा कहता है कि शादी को बचाना एक कला है, भागने का रास्ता ना ढूंढकर पूरी मेहनत से घर संसार को संभालना ही पड़ता है। इसलिए दीति गर्व से कहती है कि चाहे जितना मौका मिले सुमित को डिगाया नहीं जा सकता। तभी अरात्रिका कहती है कि सेम विद अनिल। वो अरात्रिका की बात मानकर हमेशा उसके पल्लू से बंधे रहना पसंद करता है। वो अरात्रिका द्वारा डोमिनेट होना पसंद करता है, चाहे जितना झगड़ा हो। वो दोनों जानते हैं कि अंत में रात को सब ठीक हो जाएगा। अरात्रिका बहुत ही कॉन्फिडेंटली होकर कहती है कि उसके अनिल की ये आदत कभी नहीं छूटेगी। तीनों का अपने पतियों के प्रति इतना कॉन्फिडेंस देखकर चंद्रिमा एक गेम खेलने के लिए बोलती है, जिसमें पता चल जाएगा कि उनके पति मौका पाकर भी कितने वफादार रहते हैं। यदि उनमें से कोई भी अफेयर में पड़ गया तो चंद्रिमा जीत जाएगी, और अगर उन्हें डिगा नहीं सकी तो वो हार जाएगी। और इसके लिए बाहरी लड़कियों से टेस्ट कराने से बेहतर है कि खुद आपस में ही इस बात को मैनेज कर लिया जाए। इसलिए चंद्रिमा बाकी तीनों को एक खतरनाक गेम खेलने की सलाह देती है। असल में यहाँ चंद्रिमा उन तीनों का अपने पतियों को पल्लू में बांधकर रखने का घमंड तोड़ना चाहती थी। पहले तो कोई भी चंद्रिमा के इस चैलेंज को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन बाद में वो राजी हो जाते हैं और शुरू होता है इन 3 सुंदरियों का त्रिकोण मिति का खेल। इस खेल में कुछ नियम भी तय किए जाते हैं, जैसे रूल नंबर 1 कि दीति अरात्रिका के पति अनिल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, अरात्रिका विशाखा के पति ध्रुव को और विशाखा दीति के पति सुमित को। रूल नंबर 2 वो कोई भी ट्रू लव में नहीं पड़ेंगी, क्योंकि दोस्त का घर तोड़ना उनका मकसद नहीं है। रूल नंबर 3 इस खेल की रेफरी होगी चंद्रिमा। जो कुछ भी करना है 1 महीने के अंदर ही करना है, और हर रविवार को वो सबसे अपडेट लेगी कि कौन कितनी दूर खेल में आगे बढ़ा है। यहाँ दीति एक शर्त रखती है कि फिजिकली अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कुछ करना है छुए बिना ही करना है। बाकी भी इसमें एग्री करते हैं और सभी नियम तय होने के बाद वो अपने अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी एक सिंपल सी स्टोरी, लेकिन अब होगा इसमें बवाल। तो अभी तक जो कहानी आपने सुनी वो पूरी 1 महीने पहले की है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां विशाखा के घर एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है और वो किसी के मर्डर केस के बारे में विशाखा से बात करता है। और हैरानी की बात यह है कि ये मर्डर केस किसी और का नहीं बल्कि चंद्रिमा का है, जिसकी एक ऊंची बिल्डिंग की छत से गिरकर मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वो उस बिल्डिंग पर चढ़ी ही क्यों थी और क्या कोई उसके साथ था। इन सब बातों को जानने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर विशाखा के घर उससे मिलने आया था, और इससे पहले ही पुलिस के आने की खबर विशाखा अपनी दोस्त अरात्रिका और दीति को बता देती है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि पिछले 1 महीने की कोई भी बात वो पुलिस को नहीं बताएंगे। अब विशाखा पुलिस को तीर्थ के अफेयर के बारे में बताती है, जिसकी वजह से चंद्रिमा इतनी परेशान थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि तीर्थ की गर्लफ्रेंड को वो जानती है या नहीं। विशाखा कहती है नहीं। फिर दीति के घर जाकर पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर को पता चलता है कि ऐसे मरने का अटेम्प्ट चंद्रिमा पहले भी 2 बार कर चुकी थी। जब पहली बार उसने 8th क्लास में फिजिक्स टीचर के चक्कर में पड़कर अपना हाथ काट लिया था, और क्लास 11th में किसी और लड़के के लिए। इसलिए तीर्थ उसे छोड़ देगा ये वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकी, और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। यही दीति को भी लगता है, और अरात्रिका भी चंद्रिमा केस को इसी रूप में ही मान रही थी, क्योंकि उससे पहले दिन ही उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस दिन संडे था। तभी चंद्रिमा ने बताया था कि तीर्थ अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर लाकर रखना चाहता है, इसलिए अगर घर में रहना है तो चंद्रिमा को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना होगा, वरना वो डिवोर्स देकर चला जाएगा।
इंस्पेक्टर पूछता है कि पहले वो सिर्फ एक संडे को मिलते थे, लेकिन आजकल हर संडे को मिल रहे हैं, ये क्यों? जवाब में वो बताते हैं कि चंद्रिमा की इस हालत की वजह से वो हर संडे मिलने लगे थे, क्योंकि ससुराल में चंद्रिमा की बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो किससे ये सब शेयर करती? चंद्रिमा की सास तो इस अफेयर के लिए उसे ही दोषी मानती थी। तब इंस्पेक्टर घुमाकर सवाल करता है, क्या आप लोगों को कभी चंद्रिमा की गलती नहीं लगी? तब वो कहती है कि नहीं, हम क्यों उसे इस सब में दोषी मानेंगे, हम तो दोस्त हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि इन्होंने ही एक दिन चंद्रिमा को फिगर, शॉपिंग और बाकी चीजों को लेकर ताना मारकर कहा था कि सब दोष उसका ही है। लेकिन यहाँ पर अभी ये सब बातें बना देती हैं। वहीं चंद्रिमा की मौत की खबर पाकर उनमें से कोई भी स्पॉट पर नहीं जाता, क्योंकि वो चंद्रिमा को इस हालत में नहीं देख सकते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि 1 महीने पहले चंद्रिमा का शुरू किया गया वो खेल तीनों में से कोई भी खेलना नहीं चाहता था। इसलिए उस दिन रेस्टोरेंट से घर लौटने के बाद 4-5 दिन तक उन्होंने कुछ भी ट्राई नहीं किया था। इसलिए लगभग तीनों ही खेल के बारे में भूल चुके थे। लेकिन तभी अरात्रिका के पास चंद्रिमा का फोन आता है और वो पूछती है कि कल रात अनिल देर से घर लौटा था क्या? अरात्रिका कहती है कि हाँ, लेकिन क्यों? फिर चंद्रिमा हंसते हुए कहती है, तो फिर खेल शुरू हो चुका है। तब अरात्रिका समझ जाती है कि दीति अनिल से मिलना शुरू कर चुकी है। ये सोचकर उसके मन में गुस्सा आ जाता है और वो भी इस खेल में उतरने का फैसला करती है। इसलिए वो विशाखा के पति ध्रुव को फोन करके एक प्रॉब्लम डिस्कस करने के बहाने मिलने की रिक्वेस्ट करती है और ये भी कहती है कि विशाखा को इस बारे में कुछ ना बताए। चंद्रिमा विशाखा को भी फोन करके यही बात कहती है और विशाखा भी नोटिस करती है कि कल रात देर से घर लौटने का कारण पूछने पर ध्रुव बहुत अजीब फील कर रहा था। इसलिए वो भी समझ जाती है कि खेल शुरू हो चुका है और विशाखा भी दीति के पति सुमित को फोन करके मिलने के लिए कहती है और ये भी कि दीति को वो ये बात ना बताए। फिर चंद्रिमा वही फोन दीति को भी करती है और कहती है कि सबने खेल शुरू कर दिया है, इसलिए कल रात सुमित घर देर से लौटा था, सिर्फ वो बावली की तरह बैठी है। तब दीति सुमित को फोन करती है और सुमित मजबूर होकर उसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसका एक ऑफिस का काम रह गया था, इसलिए घर आने में देरी होगी। दीति सोचती है कि जब सब खेल खेलना ही चाहते हैं तो वो क्यों पीछे रहे। इसलिए वो अरात्रिका के पति अनिल को फोन करती है और मिलने के लिए कहती है। लेकिन ध्रुव, सुमित और अनिल ये तीनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अपने दोस्तों को नहीं बताई जा सकती। और अजीब बात यह है कि कल भी इसी तरह चंद्रिमा ने उन्हें फोन करके मिलने की रिक्वेस्ट की थी। वो इतना रो रही थी कि वो मना नहीं कर सके। चंद्रिमा ने ध्रुव, सुमित और अनिल को एक साथ बुलाकर तीर्थ के अफेयर के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो तीर्थ से इस बारे में बात करें और उसे समझाएं ताकि उसके सिर से इस अफेयर का भूत उतर जाए। लेकिन आज की इस मीटिंग के बारे में वो घर में किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि चंद्रिमा के अनुसार उसके दोस्त जान गए तो इसके बारे में वो लोग गॉसिप करके बवाल मचाएंगी। इसलिए कहने की इच्छा होने पर भी ध्रुव, सुमित, अनिल को घर में झूठ बोलना पड़ा कि किसी और काम की वजह से उन्हें देर हुई थी। दरअसल उस दिन वो तीनों ही घर देर से लौटे थे, लेकिन वो सिर्फ चंद्रिमा के लिए था। लेकिन चंद्रिमा विशाखा, अरात्रिका और दीति को फोन करके झूठ बोलती है कि खेल शुरू हो गया है और इसी उकसावे के चक्कर में ये खेल शुरू हो जाता है और वो भी खतरनाक खेल। फिर तीनों ही तैयार होकर अपनी पहली डेट के लिए निकल पड़ती हैं। विशाखा सुमित के साथ कैफे में मिलने जाती है और वहां जाकर सुमित को जाल में फंसाने के लिए एक झूठी प्रॉब्लम गढ़कर बताती है। विशाखा बताती है कि उसका पति ध्रुव दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो उस पर हाथ भी उठाता है और गंदी भाषा में गालियां भी देता है। वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए मजबूर होकर वो आज सुमित के साथ ये सब बात शेयर करने आई है। सुमित पूछता है कि इस बारे में उसने दीति को कुछ क्यों नहीं बताया। विशाखा कहती है कि उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ध्रुव हैंडसम है और उसके पास खूब सारे पैसे हैं। वो दोनों हाथ से खर्च करता है, कभी कभी उनके बड़े इवेंट्स के टिकट्स भी कटवा कर भेजता है, इसलिए उनकी नजर में ध्रुव हीरो है। ये सब सुनकर सुमित ध्रुव की तुलना में खुद को थोड़ा कम फील करता है। विशाखा कहती है कि सुमित इतना अच्छा आदमी है, इसलिए दीति उसके सामने कुछ और पीछे कुछ और है। वो घर से निकलकर लिपस्टिक लगाती है और घर में घुसने से पहले उसे पोंछ देती है। लेकिन पहले जब एक बार सुमित ने दीति को इस लिपस्टिक के बारे में कहा था तो उसने तुरंत उसे पोंछ दिया था। उस दिन से वो डार्क कलर की लिपस्टिक नहीं लगाती, क्योंकि सुमित की प्रॉब्लम मतलब उसकी प्रॉब्लम। हालांकि सुमित ने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दीति ने ऐसा किया था। विशाखा आगे कहती है कि उसकी बात पर भरोसा ना हो तो वो सोशल मीडिया की पोस्ट्स को भी देख सकता है, लेकिन सुमित का सोशल मीडिया में कोई अकाउंट ही नहीं था, इसीलिए शायद वो इस बारे में नहीं जानता था। फिर विशाखा आंसू बहाकर कहती है कि वो हमेशा सुमित जैसा ही एक सेंसिटिव पति चाहती थी, लेकिन उसे मिला ध्रुव जैसा एक जालिम पति जो बात बात पर हाथ उठाता है।
सुमित को जाल में फंसाने के लिए उसे ध्रुव और दीति को उसकी नजरों में छोटा करना ही पड़ रहा था। इसीलिए विशाखा ने वही किया और सुमित मन ही मन सोचने लगता है कि वो दीति की नजर में शायद हारा हुआ वो आदमी है जिसके पास ना कोई क्लास है और ना ही कोई ग्लैमर। दूसरी तरफ अरात्रिका भी ध्रुव से एक फ्लैट में मिलने जाती है जो एज ए सरप्राइज गिफ्ट के रूप में विशाखा के बर्थडे के लिए ध्रुव तैयार कर रहा था। अरात्रिका ध्रुव से कहती है कि वो कितना अच्छा है, विशाखा के लिए कितनी चिंता करता है, लेकिन उसके पति अनिल ने उल्टा उसके घर बार पैसे सब अपने नाम कर लिया है और एक भी पैसा अरात्रिका के अकाउंट में नहीं है। दरअसल उसके बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ अनिल ही डील करता है क्योंकि वो तो इन सब चीजों को समझती ही नहीं। इसलिए ध्रुव से अब वो मदद मांगने के लिए आई है क्योंकि ध्रुव इन सब पैसों के मामले में अच्छी तरह समझता है। लेकिन विशाखा को ये सब बताने से कोई फायदा नहीं होता। वो ध्रुव को पैसे के नशे में रखती है ताकि वो विशाखा के इशारे पर चले, एज इफ ध्रुव की अपनी कोई बुद्धि नहीं है। पैसे के मामले में विशाखा उसे कंट्रोल करती है। जो अपने पति के बारे में ऐसा कह सकती है वो अरात्रिका की बातों को कैसे गुप्त रख सकती है, इसलिए उसने विशाखा को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बताया। अरात्रिका कहती है कि वो विशाखा के बारे में ये सब नहीं कहना चाहती थी लेकिन मजबूर होकर कह रही है। ध्रुव ये सुनकर कहता है कि अच्छा ही किया यह सब कहकर, क्योंकि उसकी आंखें खुलना भी जरूरी था। दरअसल वो पैसे के पीछे दौड़ता था ताकि विशाखा को खुश रख सके। डायमंड, नेकलेस, कार, ये सब लग्जरी गिफ्ट्स देकर ही विशाखा की डिमांड पूरी करने की वो कोशिश करता था। लेकिन विशाखा जो उसे पैसे के पीछे भागकर अपने इशारे पर रखना चाहती थी वो ये सब समझ नहीं पाया। इधर अरात्रिका के पति अनिल से दीति बात करने जाती है और कहती है कि सुमित उसके साथ बेड में बहुत वायलेंट हो जाता है जिसे वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही और यही उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अनिल समझ नहीं पाता कि इसमें वो क्या मदद कर सकता है। तब दीति उससे रिक्वेस्ट करती है कि कैसे वायलेंट होने को एंजॉय किया जाता है ये वो उसे सिखा दे, क्योंकि अरात्रिका भी तो बेड में वायलेंट है और अनिल तो उसे बहुत एंजॉय करता है। तब वो हैरान होकर पूछता है कि ये तो उनकी पर्सनल बात है, ये उसे कैसे पता चली। दीति कहती है कि ये तो सब जानते हैं और अरात्रिका का वायलेंट होना वो बहुत एंजॉय करता है, ये भी अरात्रिका ने ही उन्हें बताया। अनिल ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और सोचता है कि इतनी पर्सनल बात अरात्रिका कैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकती है। वो दीति से कहता है कि अब समझा कि तुम अरात्रिका पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती। जो अपनी चीज पर्सनल नहीं रख सकती वो तुम्हारी चीज को क्या ही गुप्त रखेगी। तब अचानक दीति अदिति के हाथ पर हाथ रखकर कहती है कि सॉरी, ये सब कहकर मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सब कहना पड़ा। तब अनिल कहता है कि वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी भी यही प्रॉब्लम है। रोज रात को उसे भी अरात्रिका का ये वायलेंट होना सहना पड़ता है और वो मुंह बांधकर सब सहन करता रहता है क्योंकि अरात्रिका से वो प्यार करता है। अनिल का मूड ना होने पर भी जबरदस्ती उसे रोज रात को अरात्रिका के साथ फिजिकल इंटीमेट होना पड़ता है, क्योंकि मना करने पर वो सोचेगी कि अनिल उसे दूर कर रहा है। इसलिए झगड़े से बचने के लिए पुरुषों को भी कभी कभार सहन करना पड़ता है। पूरी पीठ और सीने में उसके नाखूनों के निशान हैं। ये जुल्म उससे भी सहन नहीं होता, लेकिन वो मजबूर है। दीति ये सब जानकर हैरान हो जाती है क्योंकि अरात्रिका ने उस दिन बिल्कुल उल्टी बात कही थी। लेकिन इन सब के चक्कर में दीति खुद अपनी दी गई शर्त ही तोड़ देती है, क्योंकि उसने अनिल के हाथ पर हाथ रखा था। सिर्फ वो ही नहीं, विशाखा और अरात्रिका ने भी ये शर्त तोड़ दी थी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपने ऊपर गर्म कॉफी और जूस गिरा लिया था ताकि सुमित और ध्रुव हेल्प करने के बहाने उन्हें छूने पर मजबूर हो जाए। वो तीनों ही गेम में इस तरह खो गई थी कि नियमों की कोई बात उनके दिमाग में ही नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ टारगेट था कि कौन किसको पहले फंसाने में सफल होता है। अगले संडे चंद्रिमा तीनों को अलग अलग बुलाकर अपडेट लेती है और विशाखा और अरात्रिका टच करने की बात उसके सामने एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन दीति अनिल का हाथ पकड़ने की बात चंद्रिमा से छुपा लेती है, क्योंकि उसके हिसाब से जब चंद्रिमा नहीं बता रही कि बाकी क्या कर रहे हैं तो वो भी पूरी सच्चाई क्यों बताए। वो तीनों इस झूठ का सहारा लेकर ध्रुव, सुमित और अनिल के मन में अपनी पत्नियों के प्रति शक की दीवार खड़ी करने में सफल हो जाती हैं। उस दिन घर लौटकर ध्रुव, सुमित और अनिल तीनों ही कहते हैं कि सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए वो सो रहे हैं, लेकिन कोई भी चैन से सो नहीं पाता। लगातार उनकी पत्नियों के बारे में जानी गई बातें ही उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। इसलिए सुमित आधी रात को उठकर एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है और दीति की उन पोस्ट्स को ढूंढता है, जिसे देखकर विशाखा की बातों पर वो यकीन करने को मजबूर हो जाता है। असल में ये भी एक फ्लैशबैक था।
फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि इंस्पेक्टर अरात्रिका को फोन करता है और बताता है कि उनकी बताई गई बातों के अनुसार उन्होंने तीर्थ से पूछताछ की थी, लेकिन उसने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही वृंदा के साथ उसका अफेयर खत्म हो गया था और वो चंद्रिमा से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर चुका था। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था सुमित, ध्रुव और अनिल के समझाने के बाद। और जब अफेयर ही नहीं था तो चंद्रिमा बेकार में जान क्यों देगी और तीर्थ गर्लफ्रेंड को घर लाने की बात क्यों कहेगा। तीर्थ कहता है कि चंद्रिमा अपनी जान नहीं दे सकती, उसे जरूर किसी ने उस दिन छत से धक्का मारकर गिराया है। ये सुनने के बाद अरात्रिका अनिल से पूछती है कि तीर्थ के अफेयर को तुम लोगों ने तोड़वा दिया, तुम्हारे अफेयर को भी क्या मुझे ही तोड़वाना होगा। ये सुनकर अरात्रिका चौंक जाती है और सोचती है कि अनिल को इस अफेयर के बारे में कैसे पता चला और कितना पता चला है। इसलिए अनिल के जाते ही वो दीति और विशाखा को फोन करके बताती है कि थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर ने उसे फोन किया था और बताया था कि तीर्थ का अफेयर पहले ही खत्म हो चुका था, जिसे खत्म कराने में उनके ही पतियों ने मदद की थी और ये चंद्रिमा जानती थी। दीति और विशाखा ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं तो फिर चंद्रिमा को और कौन मार सकता है। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए वो तीनों शाम को उस रेस्टोरेंट में जाती हैं जहां वो हमेशा जाती थी। वहां के वेटर ने उन्हें कॉफी सर्व करते समय पूछा कि आज उनकी एक और दोस्त कहाँ है, क्योंकि हमेशा वो चारों ही एक साथ आती थी। विशाखा कहती है कि वो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है। ये सुनकर वेटर को यकीन ही नहीं होता कि चंद्रिमा अब नहीं है। वो दौड़कर वहां से भाग जाता है और उसका ये एबनॉर्मल बिहेवियर देखकर ये तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती हैं, ये जानने के लिए कि उसे ये बात सुनकर इतना बुरा क्यों लगा। वो जाकर देखती हैं कि सुरेश नाम का वो वेटर बाहर इमोशनल हो गया है, जिसे देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर बात करके पता चलता है कि उस दिन रेस्टोरेंट से उन तीनों के चले जाने के बाद चंद्रिमा अकेली वहां बैठी थी और वो इतनी ड्रंक थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुरेश ने उसे गिरते देखकर संभाला और बताया कि रेस्टोरेंट बंद होने का समय हो गया है, इसलिए उसने चंद्रिमा से घर चले जाने के लिए रिक्वेस्ट की। उसने कहा जरूरत हो तो वो कैब बुला सकता है, लेकिन चंद्रिमा घर जाने से मना कर देती है और इतनी रात को एक लड़की को सड़क पर अकेला छोड़ देना सुरेश को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एक टैक्सी पकड़कर चंद्रिमा को घर छोड़ने जाता है। लेकिन चंद्रिमा जब अपने घर का पता नहीं बताती तो अब मजबूर होकर सुरेश को अपने ही घर चंद्रिमा को लेकर जाना पड़ता है। पूरी रात चंद्रिमा ने उस वेटर के घर में बिताई और अपने घर नहीं लौटी। ये बात सुनकर वो तीनों कहती हैं कि उस रात सुरेश ने कहीं चंद्रिमा का फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन सुरेश कहता है कि मौके का फायदा उठाकर क्या प्यार हो जाता है, लेकिन वो ये सब नहीं समझेंगी। तभी सुरेश का मैनेजर आकर उसे अंदर बुलाता है और वो तीनों मूर्तियां फिर से चंद्रिमा को लेकर उसकी बुराई करने लगती हैं कि आखिर में एक वेटर के साथ चंद्रिमा ने रात बिताई। लेकिन ऊपर ऊपर उसकी बुराई करने के बावजूद अंदर से वो तीनों ही चंद्रिमा को लेकर थोड़ी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि सुरेश दिखने में काफी अच्छा था और कम हो या ज्यादा वो सभी रेस्टोरेंट में आकर सुरेश के साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन सुरेश सिर्फ उनकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता था। उन तीनों को अपने आप में इतने दिनों से यही लगता था कि सुरेश शायद उन्हें पसंद करता है, लेकिन वो सबको छोड़कर चंद्रिमा के पीछे पड़ेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, एक औरत के रूप में। लेकिन विशाखा, दीति और अरात्रिका चंद्रिमा से हार गए थे, क्योंकि जिम, ब्यूटी पार्लर, योगा कुछ मायने नहीं रखता, ये चंद्रिमा ने उन्हें दिखा दिया था। और ये वो तीनों भी अच्छे से समझ गई थी कि वो चंद्रिमा से हार चुकी हैं, लेकिन ये बात वो अपने मुंह तक ला नहीं पाती। और इस हार के पहले ही वो इंस्पेक्टर को फोन करके सुरेश के बारे में बताने का डिसाइड करती हैं। अरात्रिका फोन करके कहती है कि हम तीनों को एक इंसान पर शक है, इसलिए मिलकर उस बारे में बात करना चाहते हैं। तो अब इंस्पेक्टर उन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने के लिए शाम को तीर्थ के घर पर बुलाता है। इंस्पेक्टर अरात्रिका से कहता है, जो अलग अलग बात जो आप लोगों ने कही वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तीनों एकजुट होकर क्या कहना चाहती हो वो देखना होगा। अरात्रिका कहती है, उन्होंने पहले भी कोई झूठ नहीं बोला और चंद्रिमा ने ही उन्हें झूठ बोलकर गुमराह कर दिया था। इंस्पेक्टर की ये सब बातें सुनकर वो समझ जाती हैं कि उसके सामने उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी। और विशाखा बाकियों को वार्न करके कहती है कि हम जो कहेंगे एक साथ कहेंगे और एक ही बात कहेंगे और अपने मन की कोई भी बात उसके सामने आने नहीं देंगे। उन्हें ठंडे दिमाग से इंस्पेक्टर को सुरेश के पीछे लगाना होगा। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि सुरेश जब कॉफी लेकर आता है तो विशाखा, दीति और अरात्रिका के साथ साथ चंद्रिमा की खाली जगह पर भी कॉफी रख देता है। पहले उनको लगता है कि शायद वो गलती से 4 कॉफी लेकर आ गया है, लेकिन नहीं। सुरेश कहता है चंद्रिमा उसे कहकर गई थी कि खेल खत्म होने तक अगर वो ना रहे तो इन तीनों दोस्तों को चंद्रिमा की बात भुलाने मत देना। इसलिए सुरेश कॉफी लेकर आया है ताकि चंद्रिमा की बात उनके दिमाग में रहे। अब सुरेश के मुंह से खेल की बात सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सुरेश से वो पूछती हैं कि वो इस बारे में कितना जानता है।
सुरेश कहता है वो सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि जो बातें उन्होंने चंद्रिमा को नहीं बताई वो बातें भी उसे पता है। उस दिन शराब के नशे में चंद्रिमा ने सुरेश को इस खेल के बारे में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि ये मुंह से कुछ और अंदर से कुछ और बातें करती हैं। अपने दोस्त पर कीचड़ उछालने में उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता, जो सुरेश आज अच्छे से समझ गया था कि ये औरत जो भी हो लेकिन दोस्त नहीं हो सकती। सुरेश पहले से ही समझ गया था कि अब तक वो पक्का पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता चुकी है, इसलिए सुरेश उन्हें धमकी देकर कहता है कि पुलिस आएगी तो इस खेल के बारे में वो जो भी जानता है वो सब कुछ पुलिस को बता देगा, इसलिए आप लोग अब क्या जवाब देंगे वो पहले से ही तैयार रखें। ये सुनकर अब वो तीनों खुद ही समझ नहीं पाते कि क्या करें, क्योंकि सुरेश का नाम लेने से वो खुद फंस जाएंगे। अब दीति कहती है कि इंस्पेक्टर के सामने हमें तीर्थ की गर्लफ्रेंड बृंदा का नाम लेना है। अरात्रिका इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन विशाखा कहती है कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अनजान किसी पर दोष मढ़ने की कोशिश में वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि इंस्पेक्टर को वो पहले ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति पर उन्हें शक है, इसलिए तीर्थ की गर्लफ्रेंड बृंदा का नाम लेने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद हम देखते हैं कि विशाखा वहां से लौटने के रास्ते में फूल लेकर चंद्रिमा के घर मिलने जाती है और घंटी बजाने पर चंद्रिमा का पति तीर्थ दरवाजा खोलता है और तभी यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है, क्योंकि तीर्थ विशाखा को देखकर कहता है कि रुको जरा, अच्छे से देख लेता हूँ तुम्हें, मरा जा रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल पिछले 1 साल से विशाखा और तीर्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बृंदा असल में तीर्थ के ऑफिस की कलीग है और वो तीर्थ को पसंद करती थी, इसलिए विशाखा के साथ रिश्ते को छुपाने के लिए तीर्थ पहले बृंदा से प्रेम का नाटक करता है, फिर उसके साथ ब्रेकअप का नाटक भी करता है ताकि कभी चंद्रिमा से मुलाकात हो तो उसे शक न हो। मतलब देखा जाए तो बृंदा विशाखा और तीर्थ के रिश्ते को छुपाने में मदद कर रही थी। इसीलिए जब रेस्टोरेंट में दीति बृंदा को फंसाने की बात करती है तो विशाखा घबरा जाती है। वहीं तलाक की बात तीर्थ ने विशाखा को बिना बताए चंद्रिमा से कह दी थी, इसलिए रेस्टोरेंट में तीर्थ के तलाक मांगने की बात जानकर विशाखा तीर्थ से मिलने गई थी। तीर्थ कहता है कि वो चंद्रिमा से छुटकारा चाहता है, क्योंकि रोज रात को जब वो हाथी जैसे चेहरे लेकर पूरे बिस्तर को दबा देती है तो तीर्थ का मन ऊब जाता है। वो अब चंद्रिमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने तलाक के लिए बोल दिया है और गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए भी। तब विशाखा कहती है अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो चंद्रिमा प्रेग्नेंट कैसे हुई? जवाब में तीर्थ बताता है कि वो सिर्फ विशाखा पर गुस्से में हुआ था, क्योंकि रोज रात को विशाखा अगर ध्रुव के साथ सो सकती है तो वो क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। विशाखा उसे साफ साफ बता देती है कि वो ध्रुव को छोड़कर कभी भी तीर्थ से शादी नहीं करेगी, इसलिए चंद्रिमा के साथ झगड़ा निपटा लेना। और विशाखा की बात पर ही तीर्थ चंद्रिमा से माफी मांग लेता है। इसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक बीच में चंद्रिमा का कत्ल हो जाने से सब कुछ जैसे गड़बड़ा जाता है। जो भी हो, अब विशाखा घर में आकर चंद्रिमा की तस्वीर के सामने जाकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि ये बात कहकर वो चंद्रिमा को दुखी नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक एक अजीब सी हंसी की आवाज विशाखा के कान में आती है, जो सिर्फ वो अकेली सुन पा रही थी। इसके बाद चंद्रिमा की सास उससे पूछती है बाकी फ्रेंड्स क्यों नहीं आए, वो तीनों ही तो चंद्रिमा की एकमात्र दोस्त थी। इसके बाद चंद्रिमा की वो भयानक हंसी की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजती है, जिससे डरकर विशाखा अचानक से वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी में देखते हैं। उस दिन पहली डेट के बाद सुमित विशाखा से कहता है कि पहले उसकी बातें सुनकर बिना सबूत के दीति पर शक करने का मन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वो सारी पोस्ट देखकर उसके लिए सब कुछ साफ हो गया था। इसलिए वो विशाखा से दोस्ती के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और विशाखा ने भी मन में दोस्ती का सोच कर रखा था, क्योंकि ध्रुव और तीर्थ उसके लिए काफी हैं। इसलिए नए सिरे से वो सुमित को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्ती का हाथ क्योंकि सुमित ने पहले बढ़ाया था, इसलिए विशाखा के घमंड को चोट लगती है कि क्योंकि वो इतनी बदसूरत है कि सुमित उसे दोस्त बनाना चाहता है। इसलिए अब विशाखा अब अहंकार में आकर सुमित को प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। उसके लिए जो एक्टिंग करनी पड़ती है विशाखा वो सब करती है, लेकिन आंसू गिराने के बाद भी वो सुमित को प्रेम के जाल में नहीं फंसा पाती। उधर अरात्रिका के साथ भी वही होता है। वो ध्रुव के साथ दूसरी बार मिलने जाती है और समझ जाती है कि ध्रुव को प्रेम के जाल में ना फंसा पाने के बावजूद भी विशाखा और ध्रुव के रिश्ते में वो दरार डालने में सफल हो रही है।
ध्रुव उसे सिर्फ थैंक यू बोलकर घर चले जाने को कहता है, क्योंकि उसने विशाखा को बेनकाब करके ध्रुव की आंखें खोल दी थी। लेकिन इस थैंक यू से अरात्रिका का कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे ध्रुव को अपने प्रेम जाल में फंसाना था। इसलिए वो रोने की एक्टिंग करके ध्रुव के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी, लेकिन उसने ध्रुव की जिंदगी और कठिन बना दी, जिसके लिए वो माफी मांगने लगती है। अरात्रिका को इस तरह रोते देखकर ध्रुव उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर अरात्रिका ध्रुव को गले लगा लेती है। उधर दीति अनिल के साथ उसकी गाड़ी में मिलने जाती है और बताती है कि सुमित अभी भी वैसा ही है, बिस्तर पर हिंसक, लेकिन अब दीति को उसे सहन करने का तरीका मिल गया है। अनिल पूछता है कि क्या तरीका? दीति कहती है कि जब भी सुमित बिस्तर में हिंसक हो जाता है तब वो अनिल के बारे में सोचती है और उसे सहन कर लेती है। वो सोचती है जैसे अनिल उससे कह रहा है कि मैं तो सहन कर सकता हूँ दीति, तुम भी कर सकोगी। लेकिन वास्तव में अनिल अरात्रिका के बारे में सब कुछ जानने के बाद उसके पास वापस नहीं जा पा रहा था, जिसके लिए रोज उसे सिरदर्द का बहाना बनाना पड़ रहा था। उसकी ये तकलीफ वो सिर्फ दीति के साथ बांट सकता था, क्योंकि दीति के कहे झूठ के अनुसार वो भी सुमित के जरिए बिल्कुल वैसा ही टॉर्चर सहन कर रही थी। इसलिए अनिल दीति को अपना फ्रेंड समझने लगता है। दीति के कहने पर वो रास्ते से एक चमेली के फूल की माला भी खरीद लाया था, जिसे बालों में पहनाते समय दीति के हाथ पर एक खरोच का निशान देखकर वो कहता है, और दर्द मत सहन करो दीति। अनिल को लगता है वो सुमित का दिया निशान है, लेकिन नहीं, वो दीति का अपना नाखून का निशान था। लेकिन वो जानबूझकर अनिल से सिंपैथी लेने लगती है और इसी तरह धीरे धीरे अनिल दीति के जाल में फंसना शुरू हो जाता है। और उसमें जो बदलाव आता है वो अरात्रिका भी समझ जाती है, क्योंकि रोज रोज किसी को सिरदर्द कैसे हो सकता है। ये बदलाव सिर्फ अनिल का नहीं, सुमित और ध्रुव का भी हुआ था। दिन पर दिन वो बदलते जा रहे थे, जिसे दीति और विशाखा भी भांप गई थी। इसलिए अरात्रिका को दीति पर शक होता है कि जरूर वो गेम खेल रही है, क्योंकि वो अपनी सास और गरीब पति को लेकर शायद संतुष्ट नहीं है। इसलिए अनिल को हथियाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अरात्रिका विशाखा के साथ अकेले मीटिंग करके कहती है कि दीति खेल के किसी भी नियम को नहीं मान रही। इसलिए दिन पर दिन अनिल बदलता जा रहा है। अरात्रिका विशाखा से रिक्वेस्ट करती है कि दीति अगर अनिल के साथ ऑल आउट गेम खेलना चाहती है तो दीति के पति के साथ भी विशाखा ऑल आउट गेम खेले। लेकिन विशाखा कहती है कि वो रूल नहीं तोड़ेगी, क्योंकि दीति उसकी मित्र है। लेकिन देखा जाए तो सभी को किसी पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ध्रुव भी दिन पर दिन बदल रहा है। इसलिए क्या गारंटी कि विशाखा सुमित को शारीरिक रूप से लुभाने की कोशिश करे, तो अरात्रिका ये सब ध्रुव के साथ नहीं करेगी। दरअसल इस एक महीने के खेल में सब बदल गए थे और इस खेल के नशे में वो भूल गए थे कि दोस्त के घर के साथ साथ वो अपना घर भी तोड़ रहे हैं। और ये सब भी एक फ्लैशबैक था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विशाखा, दीति और अरात्रिका को तीर्थ के घर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहाँ जाकर इंस्पेक्टर उनसे उस नाम के बारे में पूछता है जिस पर उन तीनों को शक था, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि किसका नाम लें। लेकिन इंस्पेक्टर को तो कुछ बताना ही था, इसलिए मजबूर होकर दीति और अरात्रिका कहती हैं कि उन्हें तीर्थ की गर्लफ्रेंड वृंदा पर शक हुआ था, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इस तरह से उंगली उठाना ठीक नहीं, इसलिए वृंदा का नाम उन्होंने नहीं लिया। तब तीर्थ कहता है कि बिना सबूत के तो उस पर भी उंगली उठाई गई थी। दरअसल पहले जब इंस्पेक्टर व्यक्तिगत रूप से उन तीनों से अलग अलग पूछताछ कर रहा था, तब दीति और अरात्रिका ने इस केस को आत्महत्या के रूप में पेश किया था। लेकिन विशाखा ने ऐसा नहीं कहा था। उसने इस केस को तीर्थ की तरफ मोड़ दिया था और ये उसने पहले से ही तीर्थ के साथ प्लान करके रखा था कि इंस्पेक्टर के सामने विशाखा तीर्थ पर उंगली उठाएगी और तीर्थ ब्रेकअप की कहानी सुनाकर उस आरोप को हटा देगा। इस सब के बीच अचानक फिर से विशाखा को चंद्रिमा की वो अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जिसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो वहाँ से उठकर आ जाती है। लेकिन विशाखा को ये समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ अकेले उसे ही क्यों सुनाई दे रहा है। वहीं इन तीनों की हालत को देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो खुद फोन करके बाहर से किसी को बुलवाता है जो इस केस के बारे में कुछ बताना चाहता था। अब उसके अंदर आते ही इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिसके बारे में पुलिस से वो छुपाना चाहती थी वो खुद वहां आ गया था और वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। उसने खुद ही पुलिस को फोन करके कहा था कि वो इन तीन सहेलियों के बारे में कुछ बताना चाहता है, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसे यहीं बुला लिया था। लेकिन तीर्थ ने इससे पहले कभी सुरेश को नहीं देखा था, इसलिए वो पूछता है कि ये कौन है। दीति बताती है कि रेस्टोरेंट में जहां हम मिलते थे सुरेश वहीं का एक वेटर है। आगे वो बताती है कि सुरेश बहुत ही बुरा लड़का है, क्योंकि रेस्टोरेंट में वो हमेशा उनके साथ फ्लर्ट करता था। वो चाहती तो शिकायत कर देती,
लेकिन इससे सुरेश की जॉब जा सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। तभी सुरेश मना करते हुए कहता है ऐसा कुछ भी उसने कभी नहीं किया, वो सिर्फ देखकर जरा हंसता था, क्योंकि सभी कस्टमर्स को देखकर उसे मुस्कुराने को बोला गया था। अरात्रिका कहती है सुरेश उन चारों पर चांस मारता था, लेकिन अंतर ये था कि उन तीनों ने सुरेश को कभी भाव नहीं दिया और चंद्रिमा ने दे दिया था। यहाँ तक कि सुरेश के साथ चंद्रिमा ने रात भी बिताई। इसे सुनकर तीर्थ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि जब भी चंद्रिमा घर पर नहीं आती थी तो शायद वो अपने मायके गई होगी, लेकिन चंद्रिमा सुरेश के साथ रह सकती है ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। ये सब बातें सुनकर तीर्थ का दिमाग गर्म हो जाता है और वो सुरेश को मारने जाता है। तभी सुरेश कहता है आप भी तो दूसरों की बीवी के साथ सोए हैं, तब क्या आपको अपने ऊपर इतना गुस्सा आया था? खुद करे तो ठीक, लेकिन बीवी करे तो दोष। ये बात सुनकर अरात्रिका कहती है ये बिल्कुल झूठ कह रहा है, क्योंकि तीर्थ की गर्लफ्रेंड बृंदा सिंगल थी, जो पुलिस भी जानती है। लेकिन विशाखा समझ जाती है कि सुरेश उसकी बात कर रहा है, इसलिए वो घबराकर पूरा केस सुरेश की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है चंद्रिमा को परेशान हालत में देखकर पैसे के लालच में सुरेश ने उसे प्रेम के जाल में फंसाया था, लेकिन तीर्थ के साथ चंद्रिमा का सब कुछ ठीक हो जाने से चंद्रिमा ने उसे छोड़ दिया था। इसी का बदला लेने के लिए शायद चंद्रिमा को उसने मार दिया। तब तीर्थ कहता है उसे भी सुरेश पर शक हो रहा है, क्योंकि उस दिन रात को भी चंद्रिमा घर नहीं लौटी थी। जरूर वो सुरेश के ही घर में थी। इंस्पेक्टर को भी लगता है कि ये हो सकता है, इसलिए वो सुरेश को थाने ले जाकर पूछताछ करने का डिसाइड करता है। और सुरेश भी कहता है कि जो कहना है वो थाने में कहेगा, क्योंकि यहाँ सबके सामने कहना सेफ नहीं होगा। अब ये सुनकर तीनों सहेलियों को टेंशन होने लगती है कि सुरेश पुलिस को उस खेल के बारे में सब बता देगा, इसलिए वो सभी सुरेश को झूठा साबित करने में लग जाती हैं। अरात्रिका इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे थाने ले जाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए पुलिस स्टेशन ना ले जाकर उसे गर्दन पकड़कर यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मानता। वो सुरेश को गाड़ी में बैठने को कहकर विशाखा से कुछ सवाल करने लगता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि हत्या की रात के समय वो कहाँ थी। वो तीनों कहती हैं कि वो अपने घरों में सो रही थी, लेकिन सुमित, अनिल और ध्रुव उस रात घर में नहीं थे। सुमित ने उस रात दीदी को फोन करके बताया कि वो दीदी के घर जा रहा है, इसलिए रात को वो घर नहीं लौटेगा। और अनिल ने अरात्रिका को फोन करके बता दिया था कि वो दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर में जा रहा है, इसलिए वो भी घर नहीं लौटेगा। और ध्रुव ने विशाखा को कहा था कि वो आज पोकर नाइट में जाएगा, इसलिए वो भी घर नहीं आ पाएगा। लेकिन चंद्रिमा की मृत्यु वाली रात, यानी पिछले रविवार की रात को उन तीनों के इस तरह घर में ना होने की बात इंस्पेक्टर को काफी अजीब लगती है। उसके मन में सवाल उठता है कि खास तौर पर उसी रात उनके पति घर में क्यों नहीं थे, घर के बाहर वो क्या कर रहे थे। लेकिन दीदी, अरात्रिका और विशाखा को फोन करके उनके पति ने ये सब बातें कही थी, ये भी सच है। लेकिन कुछ देर बाद ही उनके पास एक और कॉल आई थी, जो बात उन तीनों ने छुपाई थी। दरअसल उस रात सुमित का कॉल रखने के बाद दीदी के पास अनिल का कॉल आया था। उसने रात 12 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए दीदी से मिलने की रिक्वेस्ट की थी, और वही चीज अरात्रिका और विशाखा के साथ भी हुई थी। उन्हें भी ध्रुव और सुमित ने रात 12 बजे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए घर के बाहर आने को कहा था। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन मन में सबकी इच्छा थी, इसलिए उस रात चुपके से घर के बाहर आकर वो तीनों उनका इंतजार करती हैं। अब इंस्पेक्टर उन्हें छोड़कर गाड़ी में सुरेश से बात करने जाता है, और सुरेश शुरू से पूरी कहानी इंस्पेक्टर को समझाता है कि उस रात चंद्रिमा घर ना जाने की जिद करने पर मजबूर होकर सुरेश उसे अपने घर ले आया था, और उस रात वो एक साथ ही थे, ये भी सही है। लेकिन उसने चंद्रिमा के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि सुरेश को औरतों के प्रति वैसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए चंद्रिमा उसके साथ सेफ थी। इसके बाद अगले दिन सुबह चंद्रिमा का नशा उतरने पर सुरेश उसे कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी देकर कहता है जब निकलना हो तो ताला लगा देना, क्योंकि सुरेश को अब काम के लिए निकलना होगा। और वो चंद्रिमा से कहता है भूख लगे तो कुछ न कुछ बनाकर खा लेना, सामान सब वहीं रखा है। लेकिन चंद्रिमा कहती है कि ये चाबी वो वापस कब करेगी, तो सुरेश कहता है कि इसे वो अपने पास ही रखे, और क्योंकि जब उसके पास जाने को कहीं जगह ना हो तो वो बिना झिझक के यहाँ आ सकती है। चंद्रिमा सुरेश के इस निस्वार्थ मदद को देखकर हैरान रह जाती है, और तब से ही उनके बीच में एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। सुरेश कहता है चंद्रिमा और उसकी तीनों सहेलियों के बीच एक जानलेवा खेल चल रहा था, जिसके बारे में बताने के लिए उसने इंस्पेक्टर को फोन किया था। इसके बाद उस खेल के बारे में सुरेश सब कुछ इंस्पेक्टर को बता देता है, और उधर दीदी भी घर लौटते समय समझ जाती है कि सुरेश उनके खेल के बारे में पुलिस को सब बता देगा, और पुलिस भी इसके बारे में उनके पतियों को बता देगी। और अगर उनके पतियों को इस अफेयर के बारे में पता चल गया तो एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए इससे बचने का रास्ता निकालना होगा। तो अब अपने घरों को बचाने के लिए वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं।
इसके बाद जब वो घर लौटती हैं तो उनके पति बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर ने उन्हें फोन करके कहा था कि वो कल उनसे पूछताछ करने आएगा। लेकिन आज विशाखा, दीति, अरात्रिका पुलिस के पास गई थी। ये उनके पतियों में से कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको लेकर तीनों कपल्स के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद सुमित, ध्रुव और अनिल को इतना घबराते हुए देखकर उनकी पत्नियां पूछती हैं कि उस रात वो लोग कहाँ थे, क्या उन्होंने अपनी पत्नियों से झूठ बोला है। वो तीनों घुमा फिराकर अपनी पत्नियों से सवाल करते हैं कि उस रात तुम घर में थी, इसका क्या सबूत है। तब विशाखा कहती है कि नहीं थी, इसका कोई सबूत है। इसके बाद अचानक ध्रुव विशाखा के हाथ से बैग छीनकर कुछ ढूंढने लगता है। वहीं अनिल और सुमित भी अरात्रिका और दीति के साथ वैसा ही करते हैं। तब दीति गुस्से में कहती है, बिना बताए उसके बैग में हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। दरअसल सोमवार को सबके घर के लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी आई थी कि अपनी पत्नी का बैग चेक करो। इसलिए मजबूर होकर ये तीनों उनका बैग चेक करते हैं और तीनों को अपनी पत्नी के बैग से एक चेन मिलती है जिसमें विशाखा, दीति और अरात्रिका के नाम का पहला अक्षर लिखा था। इसके बाद वो पूछते हैं कि ये चेन उन्हें किसने दी। वो तीनों कहती हैं ये चंद्रिमा ने उन्हें दिया था, लेकिन हकीकत में सुमित, ध्रुव और अनिल ने ही उन्हें रात 12 बजे मिलकर ये चेन गिफ्ट में दी थी। उस दिन सुमित ने विशाखा से कहा था कि वो अब सिर्फ फ्रेंड नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। वहीं अनिल ने दीति से कहा था कि इतनी रात को बाहर बुलाकर वो देखना चाहता था कि दीति आती है या नहीं। अगर नहीं आती तो वो सोचता कि दीति उसे प्यार नहीं करती है। तब दीति ने उससे कहा था कि प्यार करती हूँ तो क्या बार बार सबूत देना होगा। उधर ध्रुव वो भी अरात्रिका से कहता है कि हमेशा तो तुम्हें साफ सुथरी देखा है, इसलिए गहरी रात में तुम कैसी हो वो देखने का मन हुआ। तब उन तीनों को लगा कि सुमित, अनिल और ध्रुव उनके जाल में सच में फंस चुके हैं। लेकिन चंद्रिमा को खेल का अपडेट देते समय उनमें से किसी ने उसे नहीं बताया था कि उनके पति उनके बिछाए गए जाल में फंस गए हैं, बल्कि वो हमेशा चंद्रिमा के सामने दिखावा करती थी कि उनके पति को फंसाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस खेल में इतनी मशगूल हो गई थी कि उन्होंने खुद ही अपने घर तोड़ दिए थे। और ये घर बचाने का प्लान करते समय ही वो समझ जाती हैं कि उनके पति भी एक साथ मिलकर इस खेल में उतरे हैं, जिससे वो इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ सके। दरअसल घर लौटने से कुछ देर पहले जब दीति अपने घर बचाने का प्लान कर रही थी, तभी विशाखा कहती है कि अपने बीच अब कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं, बचना है तो उन तीनों को अब एक दूसरे को सब खुलकर बताना होगा। तभी वो समझ जाती है कि चंद्रिमा की मृत्यु वाली रात उन तीनों के पतियों ने मिलकर एक जैसी चेन दी थी। इससे दीति भी समझ जाती है कि उनके पति पहले से ही उनके अफेयर के बारे में जानते थे और जानबूझकर वो लोग ये नाटक कर रहे थे। इसलिए प्लान के मुताबिक वो तीनों भी चंद्रिमा का नाम लेती हैं और खेल को पूरी तरह से पतियों की तरफ मोड़ देती हैं। इसके बाद आखिर में वो भी एक्सेप्ट करती हैं कि ये चेन वास्तव में उन्हें किसने दी, और उनके पतियों की भी बात सामने आ जाती है कि वो भी तो दूसरे की पत्नी को जाकर चेन देकर आए हैं। लेकिन अब पतियों के कुछ कहने से पहले ही उनकी पत्नियां उल्टे उन पर हमला कर देती हैं और कहती हैं कि अपने पतियों की वफादारी टेस्ट करने के लिए ही उन्होंने अपनी फ्रेंड को उनके पास भेजा था, लेकिन वो इतनी आसानी से फंदे में आ जाएंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। इसके बाद विशाखा, दीति और अरात्रिका रोते रोते पूरा दोष अपने पतियों पर ही मढ़ देती हैं और प्लान के अकॉर्डिंग घर छोड़कर चले जाने का नाटक करती हैं। लेकिन ध्रुव, सुमित और अनिल तीनों उन्हें रोक लेते हैं और माफी मांगकर बात को एक साथ मिलकर खत्म करने का बोलते हैं। और प्लान के अकॉर्डिंग विशाखा भी अपनी शादी बचाने में सफल हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में सुरेश से हमें पता चलता है कि सुमित, अनिल और ध्रुव को एक दिन चंद्रिमा ने अलग अलग बुलाकर कहा था कि उनकी पत्नियों के अफेयर चल रहे हैं, वो भी अपने ही दोस्तों के साथ। पहले किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए चंद्रिमा उनके साथ भी बाजी लगाती है और एक जैसी चेन को गिफ्ट करने का प्लान करती है। इसलिए जिस दिन तीर्थ ऑफिस के काम से बाहर गया था और उसके घर में उसकी सास भी नहीं थी, उस दिन तीनों को चंद्रिमा घर बुलाती है और वो चेन देकर कहती है अपनी प्रेमिका को रात 12 बजे बुलाकर ये देना, अगर वो आती है तो मतलब प्यार है। लेकिन सुमित, अनिल और ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनकी पत्नियां रात के 12 बजे बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन वो विश्वास कुछ ही देर में टूट जाता है जब पता चलता है कि वो सब आई थी। इसके बाद वो चेन देकर जब वो चंद्रिमा के घर वापस जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि चंद्रिमा वहां नहीं है, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं और अगले ही दिन खबर आती है कि चंद्रिमा मर गई है। देखा जाए तो आखिरी बार इन तीनों ने ही चंद्रिमा को देखा था, इसीलिए डर की वजह से इस बात को वो छुपा लेते हैं। सुरेश कहता है चंद्रिमा ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो कांटे से कांटा निकालना चाहती थी। वो जब सुरेश के घर चाबी वापस देने आई थी उस दिन वो बेहद खुश थी। चंद्रिमा ने सुरेश को बताया कि तीर्थ उससे माफी मांगकर वापस आ गया है, इसलिए घर जाने में उसे अब कोई झिझक नहीं है। लेकिन फिर भी सुरेश चाबी उसे अपने पास ही रखने को बोलता है
इसके बाद चंद्रिमा एक दिन अपने बच्चे का चेकअप कराने आई थी, तो रास्ते में वो सुरेश से मिलने चली आती है। चेकअप कराकर उसे अपने मायके जाना था। तभी तीर्थ को सरप्राइज देने के लिए वो घर लौटती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि तीर्थ घर में अकेला नहीं है, क्योंकि तीर्थ को लगा था कि चंद्रिमा मायके जाएगी, इसलिए वो विशाखा को घर बुलाकर ले आया था और उसके साथ बेडरूम में बिजी था, जो बाहर से चंद्रिमा सुन लेती है और पूरी तरह से टूट जाती है। सरप्राइज देने के चक्कर में वो खुद ही सरप्राइज्ड हो गई थी। इसके बाद चंद्रिमा वापस सुरेश के घर आती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसकी अपनी दोस्त ही उसके पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और इस खेल को खत्म करने के लिए ही उस दिन सुमित, ध्रुव और अनिल को उसने अपने घर बुलाकर वो चेन देकर भेजा था। इसके बाद पुलिस सुरेश से पूछती है कि मरने से एक दिन पहले क्या चंद्रिमा उसके घर आई थी। सुरेश कहता है कि वो काम पर था, लेकिन लगता है कि चंद्रिमा आई थी, क्योंकि जब भी वो आती थी तो सुरेश के कमरे को साफ करके चली जाती थी और उस दिन भी उसका कमरा साफ था, जिससे सुरेश समझ गया था कि चंद्रिमा यहाँ आई थी। तब इंस्पेक्टर पूछता है कि उसके कमरे में कोई अजीब चीज हुई है क्या। सुरेश बताता है कि उसके कमरे में चावल के डिब्बे के अंदर 3 सिगरेट के टुकड़े मिले थे। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए उन 6 लोगों को एक साथ विशाखा के घर बुलाता है और यहाँ सुमित, अनिल और ध्रुव से पूछता है कि उस रात वो एग्जैक्टली कहाँ थे। अनिल बताता है कि वो सारी रात अपने ही घर में था। अरात्रिका कहती है कि ध्रुव और वो सारी रात उसके ही घर में थे और विशाखा भी कहती है कि सुमित सारी रात उसके साथ था। इस तरह वो तीनों एक दूसरे के पति को बचा लेते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल जाता कि वो उस रात चंद्रिमा के घर पे थे तो पुलिस उन पर शक करती। इसलिए पिछली रात ही उन्होंने तय कर लिया था कि पुलिस को कौन क्या कहेगा। इसके अलावा इस स्थिति में उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। ये सब मिलकर पुलिस कहती है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, फ्रेंड की बीवी के सामने ही ऐसी बातें कर रहे हो। तब विशाखा कहती है कि शर्म करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीवियां भी किसी न किसी की गर्लफ्रेंड्स हैं। और अरात्रिका कहती है कि उनके पति भी अब सब जान गए हैं, इसलिए अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तब ऑफिसर उन्हें 2 जरूरी जानकारी देता है। नंबर 1, सुरेश के कमरे से जो 3 सिगरेट्स मिले हैं वो उसी ब्रांड्स के हैं जो सिगरेट वो लोग पीते हैं, इसलिए उनकी सलाइवा टेस्ट कराई जाएगी और देखा जाएगा कि उस सिगरेट के सैंपल से उनकी सलाइवा मैच करती है या नहीं। नंबर 2, चंद्रिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिससे पता चला है कि उसे एंटी साइकोटिक दवा दी गई है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक हुआ था और नाक मुंह से खून निकलने पर उसकी मृत्यु हुई है। और उसके कुछ ही मिनट्स बाद ही पुलिस को गुमराह करने के लिए डेड बॉडी को छत से धक्का मारकर फेंका गया था। तब पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है, आप में से कोई साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करा रहा है क्या। ये सुनकर विशाखा कहती है कि बार बार उन्हें विक्टिमाइज ना करके वो सुरेश से भी तो ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी तो प्लान करके सिगरेट वहाँ रख सकता है, या वो भी तो मेंटल पेशेंट हो सकता है। तब इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो सुरेश को भी यहीं बुला लेते हैं। इसके बाद वो उसे फोन करता है, लेकिन फोन बजता रहता है पर सुरेश फोन नहीं उठाता। और यहाँ शॉकिंगली हम देखते हैं कि सुरेश को पहले ही किसी ने मार दिया है और उसके कान से खून बह रहा है और फोन उसके पास ही बज रहा होता है। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। भाई अभी तो इस कहानी में बहुत कुछ शॉकिंग होने वाला है, इसलिए इसका 2nd सीजन बिल्कुल भी मिस ना करें। वो 1 या 2 दिन में ही चैनल पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको सच में ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।